बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो एचओडी क्लास में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था, आपकी मैथमेटिक्स की बुक है मैथ्स मैजिक बुक 6 और इसका इंट्रोडक्शन अभी आपको पढ़ाते हैं, जो आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे भी, उसको याद भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें करना होगा कि डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स को रिवाइज करना होगा। पिछली क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं। इधर देखिएगा, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिजिट्स, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है मैथमेटिक्स की। डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिजिट्स, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस। It includes arithmetics, algebra and geometry. इसकी तफसील ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो डिजिट्स नंबर्स की साइंस है, जिसमें हम उसके डिजिट्स और नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एलसीएम है, इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ते हैं। और इसमें और भी कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे अरिथमेटिक्स है, अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है। तो ये क्या होते हैं, जब ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो इनकी डेफिनेशन उस वक्त एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इस वक्त इतना सा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ डिजिट्स, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशन। इट इंक्लूड्स अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ योर बुक, दिस मैथ्स मैजिक बुक जो आपको लगवाई गई है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन ये है, माई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑक्सफोर्ड Maths Magic Book 6. Maths Magic Book 6. My textbook of mathematics is Oxford Maths Magic Book 6 by Aisha Majeed. मुराजे के आयशा मजीद नाम की खातून ने ये लिखी है। It has 13 chapters in all. It is a very useful book. I like it very much. It is a very useful book. I like it very much. You should know what is your textbook of mathematics, and my textbook of mathematics is Maths Magic by Aisha Majeed. It has 13 chapters. It is very useful book. I like it very much. इस बुक का चैप्टर 1 जो है, हम जो ही इस बुक को हम खोलते हैं, पहला चैप्टर 1, and it is about sets. यूनिट 1 कहलाता है। It is about sets. इसको जब हम देखें तो देखिए कि डेफिनेशन ऑफ सेट लिखी है इसमें। Look at the book. A set is a collection of objects, things or symbols which are clearly defined. इस बात को खास तौर पर इसको आप अंडरलाइन करें, अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने लिखना है। डेफिनेशन ऑफ अ सेट। डेफिनेशन ऑफ अ सेट क्या है। A set is a collection of objects, things or symbols which are clearly defined. Each object in a set is called a member or element of the set. Therefore a set is made up of members or elements. अब उसके अंदर जितने भी सेट के अंदर चीज़ें होंगी उनको हम उसके मेंबर्स कहेंगे या उनके एलिमेंट्स कहेंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो पहले वाला सेंटेंस है, a set is a collection of objects, things or symbols which are clearly defined. अगर कोई चीज़ क्लियर डिफाइंड होती है, अगर मैं कहता हूँ दरख्तों का सेट, तो ये कोई सेट नहीं है। अगर मैं कहता हूँ लड़कों का सेट, तो ये कोई सेट नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 6 क्लास के लड़कों का सेट, तो फिर ये एक सेट बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि शीशम के दरख्तों का सेट, तो फिर ये सेट बन जाएगा। क्लियर डिफाइंड होना चाहिए कि कौन इसके मेंबर कौन हैं, और एक सेट में 2 दफ़ा एक मेंबर नहीं आ सकता, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ इत्तेफाक से मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन इत्तेफाक से वही लिखा है, अ सेट ऑफ ट्रीज that is maple, fir, oak, teak. This example clearly shows that all the elements or members of this particular set are different kinds of trees. There is no confusion and the set is clearly defined. Confusion नहीं होनी चाहिए। अगर किसी set के members में कोई confusion है तो वो set नहीं कहलाएगा, हम कहेंगे it is not a set। अगले पेज पे देखिए, जो बॉक्स में लिखी हुई डेफिनेशन है मैं उसको पढ़ रहा हूं। A set must be properly defined so that
we can find out whether an object is a member of the set or not. अब आगे है listing the elements. ये क्या होता है? listing the elements क्या होता है सेट में? बुक पे देखिए, a set can be defined by listing all its members separated by commas and enclosed within brackets, braces or brackets, जो जैसे आगे बना हुआ है. अब ये देखिए नीचे लिखा है मैपल, फिर टीक, ओक, ये कुछ दरख्तों के नाम हैं. आगे टेनिस, आगे बेसबॉल, आगे क्रिकेट, आगे फुटबॉल, तो ये स्पोर्ट्स हैं. आगे फिर एक और सेट है बी सेट जो है 2, 4, 6, 8, 10. आगे एक्स सेट है ए बी सी डी ई. अब ये सब डिफाइंड हैं, बिल्कुल क्लियर, और इनके हर जो लिस्टिंग हमने कैसे की है इसकी कि हर मेंबर के बीच में एक हमने कॉमा लगाया है और इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट्स डाली हैं. आगे लिखा है ब्रैकेट में देखिए बॉक्स में क्या लिखा है. इन सम केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. इन सच केसेस वी डिफाइंड द सेट बाय डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स. बाज़ औक़ात ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसके सेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको लिख सकें, तो डिस्क्राइबिंग द सेट कैसे होता है. आगे नंबर 2 पे देखिए डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स. द सेट कैन बी डिफाइंड वेयर पॉसिबल बाय डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स. बाज़ औक़ात हो सकेगा, बाज़ औक़ात नहीं हो सकेगा. जैसे सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, अब ये डिस्क्राइब करना है सेट को. इसमें हमने लिखा नहीं है कि कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल है, जैसे हम कह सकते हैं पीस है, पालक है, फलां है, तो वो नहीं है, ऐसे नहीं लिखा. बस हमने एक लिख दिया सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -3. तो इसमें कौन कौन से फिगर्स आएंगे ये लिखे नहीं है, बल्कि हमने उसको ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है. इट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट और इट इज़ कॉल्ड डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. पेज नंबर 4 पे देखिए, वहां पे लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. टेबुलर फॉर्म, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो दो तरह से हो सकती है. टेबुलर फॉर्म में हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो सकती है. टेबुलर फॉर्म क्या है? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विदिन विदिन कर्ली ब्रैकेट्स लाइक दिस, it is known as the tabular form of representing sets. Like this, A is equal to bracket, then 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, 5 bracket close. आगे है B. B is equal to bracket, then 2, 4, 6, आगे dash 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 50 bracket close. और C is equal to bracket start 1, 3, 5, 7, 9 bracket close. This is the way when we write the set, and we call it, we have written it in tabular form. And when we write the set like this, descriptive form, the set, this form states in words the elements of a set. एक set के elements को words में बयान करते हैं. A is equal to set of the first 5 natural numbers. B is equal to set of positive even integers less than or equal to 50. C is equal to set of positive odd numbers. This is the descriptive form of a set. Now we start solving the exercise, that is exercise 1.1. Question number 1 is, state whether each of the following collection is well defined set. Set की definition को ज़हन में लाइए कि हर set का जो डिटेल है उसे well defined होना चाहिए. Set is a क्या है जी डेफिनेशन बोलिएगा? collection of well defined members. A set is a collection of well defined members. A set is a collection of well defined members. अब उसी के हवाले से ये सवाल है, पहला सवाल जिसके ए बी सी डी ई एफ तक जो एलिमेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, तो इसको अगर आपको ये डेफिनेशन जहन में है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. कहा है कि गिव रीजंस ऑफ योर आंसर टू अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट प्यूपल्स. प्यूपल कहते हैं स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को. ज़हीन शागिर्दों का सेट. कौन से भाई ज़हीन शागिर्द? हर बंदा ही ज़हीन है और हर बंदा ही नहीं ज़हीन, कोई कुछ कम ज़हीन है, कुछ ज़्यादा ज़हीन है. तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? तो कोई वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा हम क्या कहेंगे? नॉट अ सेट. नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड. आगे है सेट ऑफ पीपल्स हुज नेम्स बिगिन विद लेटर्स एस. अब हमारी क्लास में एस नाम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है,
वो साद हो सकता है, सईद हो सकता है, सलमान हो सकता है, तो वो 3-4 ही होंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, लिहाजा इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। आगे है अ सेट ऑफ पीपल्स हुज फेवरेट गेम इज क्रिकेट। अब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन है, ये ढूंढना ही मुश्किल होगा। कोई कहेगा मेरी क्रिकेट फेवरेट है, कोई कहेगा मेरी क्रिकेट भी फेवरेट है और फुटबॉल भी फेवरेट। तो ये थोड़ा सा मुबहम है, इसमें क्लियर नहीं है, तो लिहाजा हम इसे कहेंगे नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन आगे क्या है, अ सेट ऑफ पीपल्स हुज अ सेट ऑफ पीपल हु हैव नो ब्रदर्स। हमारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे शागिर्द पीपल जो बैठे हैं जिनका कोई भाई यहाँ नहीं है या घर में भी नहीं है, दे आर दी ओनली सन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये ढूंढा जा सकता है, किसी हद तक है, तो ये बड़ा फजूल अब बुक में दिया है तो इसी करना पड़ेगा, लेकिन बाहर इसको ढूंढा जा सकता है, तो ये डिफाइंड है, लिहाजा ये सेट है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, मैं इसके खिलाफ हूँ, ये बुक में दिया हुआ है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। हमारा क्या ताल्लुक है एक्ट्रेसेस से, लेकिन फिर भी चलें, ये इतना हर बंदा ही ब्यूटीफुल होता है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन ब्यूटीफुल कौन नहीं, लिहाजा ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद है सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल्स, ये भी एक सेट नहीं है क्योंकि हर बंदा स्ट्रांग है, हर बंदा वीक है, किसी की कोई स्ट्रेंथ है, किसी की कोई वीकनेस है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा इट इज़ नॉट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आइडेंटिफाई द ऑड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग। अब ये होता है कि सेट्स जो है वो अमूमी तौर पर एक जैसी चीज़ों का होता है। जैसे अगर फर्नीचर की चीज़ें हैं तो कहेंगे टेबल है, चेयर है और उसके साथ टिपाई है या बुक रैक है, तो ये सारा फर्नीचर है। लेकिन अगर लिखा हो टेबल, चेयर, बुक रैक एंड अ गोट, यानी बकरी, तो अब ये क्या है भाई, वो उसके 3 एलिमेंट्स एक चीज़ में से आए हैं और एक एलिमेंट कहीं और से आ गया है। इसी तरह कहा जाए कि अगर एक सेट ऐसा बनाया जाए जिसमें लिखा जाए स्टूडेंट, अ टीचर, और उसके बाद कहा जाए अ क्लर्क, तो उसके बाद लिखा हो अ बफलो, तो अब ये 3 तो इंसान हैं और चौथा जानवर है, तो ये भी ऑड है। तो देखना ये होता है कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स दिए तो उसमें से ऑड एलिमेंट क्या है। हालांकि वो सेट फिर भी बन जाता है, लेकिन हम अपनी तौर पे देखना चाहते हैं कि ऑड एलिमेंट क्या है। तो इसमें ए में दिया है लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान। इनमें से कौन सा ऑड है? हैं तो ये सारे ही पाकिस्तान के शहर, लेकिन पहले 4 जो हैं वो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। पेशावर KPK का कैपिटल है, कोयटा बलूचिस्तान का, कराची सिंध का, लाहौर पंजाब का, लेकिन मुल्तान कहाँ का है? तो मुल्तान अभी तक किसी जगह का भी प्रोविंशियल कैपिटल नहीं है, इसलिए वो ऑड है। उसके बाद बी में है जनवरी, जून, जुलाई एंड अक्टूबर। तो इसमें से जनवरी, जून एंड जुलाई तीनों जे से शुरू होते हैं, लेकिन अक्टूबर ओ से शुरू होता है, लिहाजा ये ऑड हो जाएगा। इसमें 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो है ये एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं और ये इवन नंबर्स हैं। ये बीच में ऑड नंबर कहाँ से आ गया? यही ऑड है। उसके बाद है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और क्यूब और ट्रायंगल। तो इसमें से कहा गया है कि ये क्यूब जो है ये उस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है जैसे कि बाकी हैं, लिहाजा ये इसमें ऑड है। ई में कहा गया है इंजमाम, इमरान खान, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी एंड कामरान अकमल। तो कामरान अकमल के अलावा बाकी सारे पाकिस्तान के स्किपर्स रहे हैं, कैप्टन रहे हैं क्रिकेट टीम के, लिहाजा ये ऑड हुआ। और लास्ट वन में क्या है? अच्छा, राइस, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, कोकोनट और पपाया। इसमें सारे फ्रूट्स हैं, एक ग्रेन है, राइस ग्रेन है, बाकी सारे फ्रूट्स हैं, लिहाजा ये ऑड है। तो इस तरह से ये बहुत ही आपने डिड यू सी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान भी है आपको मैथमेटिक्स और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको करते हुए बड़ा मज़ा आता है। इससे आगे का सवाल है क्या है? लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नंबर 3 इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे उन्होंने ये किया है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दी है, हमने उसको सेट की सूरत में लिखना है, जैसे कि हमने इसकी शुरू में पढ़ा था कि कैसे लिस्टिंग करते हैं। जैसे उन्हें दिया सवाल नंबर 3 का पहला जो पार्ट है, लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के जो वर्ड्स हैं इनका हमने सेट बनाना है।
M कॉमा A कॉमा T कॉमा H कॉमा E कॉमा M कॉमा A, इस तरह से हमने लिखा। हालांकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक 2 दफ़ा इसमें M आया, 2 दफ़ा A आया, तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि इसको आप बनाएं तो हमने वो उसके मुताबिक बना दिया। कलर्स इन द नेशनल फ्लैग 2 ही हैं, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन कॉमा वाइट ब्रैकेट्स में लिख दिया। ऑड नंबर्स बिटवीन 15 एंड 30, ऑड नंबर होता है एक छोड़कर एक, तो 17, 19, 15 के बाद अगला आएगा 17, यानी ऑड नंबर वो है जो कि अपने आप पे और 1 पे ही होता है। यही ऑड नंबर जो एक छोड़कर एक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो 15 के बाद 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29, 30 से पहले पहले ये ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स एट स्कूल, हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर कामरान साहब हैं, इरफान साहब हैं, मिस साइमा काज़मी हैं, वसीम साहब हैं, इनके नाम लिख दिए हमने। कोई भी जो मैथ के टीचर्स हैं उनके नाम लिखे जा सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर लेस देन 30, 3 का टेबल है 30 से छोटा, 3 1 3 2 3 2 6 3 3 9 3 4 12, इस तरह लिखते लिखते आप 27 तक आ गए। हर एक में कॉमा डाल दिया, ब्रैकेट से क्लोज किया। आगे है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, KPK कॉमा, पंजाब कॉमा, सिंध कॉमा, बलूचिस्तान कॉमा। इस तरह से ये भी बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। बुक पे देखें, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। अब वो क्या है कि ये था कि डिस्क्रिप्शन दी है, हमने उसके एलिमेंट्स बनाए हैं। ये इन्होंने एलिमेंट्स दिए हैं, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। पार्ट ए है अनियन, कैरेट, कैबेज, पोटैटो, कुकम्बर, ये क्या है? सेट ऑफ वेजिटेबल्स। पार्ट बी है सफर, शाबान, शवाल, ये क्या है? ये मंथ्स हैं, सेट ऑफ इस्लामिक मंथ्स विच स्टार्ट विद एस, इनका पहला लेटर भी एस है, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है CAEIOU, आपको पता है कि ये क्या होते हैं? AEIOU, दे आर वॉल्स, तो सेट ऑफ वॉल्स। उसके बाद है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक, फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। जो है उसको सॉल्व करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन हम बीच में से स्किप कर गए थे। आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे जाएं और बिल्कुल बॉटम में इस पे एक बॉक्स के अंदर कुछ लिखा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। देखिए वो ये है कि ये एक एलिमेंट ई जो है, इसका एलिमेंट का ई जो है वो लिया गया है। आप इस पेज के बिल्कुल बॉटम में देखें, पेज नंबर 3 के बॉक्स के अंदर लिखा है ई डिनोट्स इज एन एलिमेंट। बस बाकी का बेशक काट दें ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना पड़े। और ई को क्रॉस किया, नीचे ई लिखकर उसके ऊपर एक क्रॉस डाला, इज नॉट एन एलिमेंट। अब अगर किसी के साथ ऐसा लिखा हो ई, तो इसका मतलब होगा कि हम पढ़ेंगे एन एलिमेंट ऑफ, और अगर ई लिखकर क्रॉस किया तो लिखेंगे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्क्रिप्शन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। 3 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ट्रू, yes, 3 is element, really 3 is element of this set, so it is true. D is element of set of consonants. Set of consonants यानी वॉल्स के अलावा जो अल्फाबेट लेटर्स इंग्लिश के होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो D जाहिर है कॉन्सोनेंट है, लिहाजा ये ट्रू है। आगे क्या है? 5 is not an element of this set. 3, 6, 12, 15 में कहीं 5 नहीं है, तो लिहाजा इट इज ट्रू। 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स में 2, 4, 6 आता है, लिहाजा ये फॉल्स है, क्योंकि 6 इवन नंबर्स का जो सेट होगा उसका एलिमेंट होगा, लेकिन इन्होंने लिखा है नॉट एलिमेंट, तो नॉट एलिमेंट का निशान लगाया, यानी एलिमेंट के ऊपर क्रॉस किया है। 6 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 4, 8, 12, 16, 24 तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे कहीं 6 नजर नहीं आ रहा, तो एलिमेंट नहीं है, तो फॉल्स हुआ। और FCO10 क्या है जी? ये अच्छा COLOUR। अब दोबारा देखिएगा, F इज COLOUR and E is element of set of letters in the word color। ये ट्रू है। That F is, दोबारा कर रहा हूं मैं यहां से, F is equal to, यहां इक्वल का निशान में
मैं एफ सेट को कह रहा हूँ ना, सेट एफ इज COLOUR, so it is element of set of all this is element or member of set of letters in the word color. ये true है क्योंकि ये color ही के spelling लिखे हुए हैं, तो ये बिल्कुल true हुआ। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1 जो आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करनी है। इसको समझना है, जब आप इसको बार बार सुनेंगे, जो इसकी डिस्क्रिप्शन बुक के शुरू में दी है उसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत आसान है, इसको तो ज़ुबानी किया जा सकता है और आपको चाहिए कि इसको बार बार सुने भी, समझें भी और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट करें। फिर अपना टेस्ट लें, बीच में से हर क्वेश्चन में से एक एक पार्ट लें, उसको लिखें, फिर उसको आप टेस्ट लें कि आपको आ गया है। चेक करें जो हमने आपको आंसर्स बताए हैं, जो अपने नोटबुक पे नोट किए होंगे, उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथमेटिक्स को याद करने का तरीका ये नहीं है कि इसको रटे मार के याद किया जाए। इसको याद करने का तरीका ये है कि इसको बार बार सॉल्व किया जाए और इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको समझा जाए। तो ये है एक्सरसाइज 1.1। ये आपने पहले वीक में करनी है और दूसरे वीक में एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 1.2। वो भी आपको समझाते हैं कि वो कैसे है। Look here, students, your exercise 1.2 को सॉल्व करने से पहले हमें अपनी बुक का पेज नंबर 6, 7, 8 पढ़ना होगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सेट्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे भी, उनको याद भी करेंगे, फिर वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 6 पे टाइप्स ऑफ सेट्स लिखा है। टाइप्स ऑफ सेट्स में मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स आएंगी मुख्तलिफ हवालों से। जैसे पहली टाइप्स है फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट्स। इसको पढ़ना है, फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। फाइनाइट का मतलब होता है जो जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि ये क्या है, कहाँ तक उसकी हदूद का पता है वो। और इन्फिनिट का मतलब है जो लामहदूद है। तो इससे ही समझ आ जानी चाहिए कि ये सेट क्या है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ बुक के ऊपर से। देखिए, फाइनाइट सेट, अ सेट इज फाइनाइट इफ इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसके एलिमेंट्स मखसूस हैं, महदूद हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। द एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट आर लिस्टेड वन आफ्टर अनदर, लीविंग नो एलिमेंट टू द लिस्ट। जो लिखा जाएगा बस वो लिस्ट के अंदर ही मौजूद होगा, उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिए, a इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 डैश 100 एंड क्लोज, इसके बाद कुछ नहीं है। या C सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 100। ये भी क्लियर बात है कि 1 और 100 के बीच में जो इंटीजर्स आएंगे वो लिखे जाए। तो ये फाइनाइट सेट है, ये सेट फाइनाइट है, ये महदूद है। इसको हमें पता है कि ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है। अब इसी पेज पे देखिए, लास्ट लाइन पे लिखा है इन्फिनिट सेट्स। इन्फिनिट सेट्स आर द अपोजिट ऑफ फाइनाइट सेट्स। इसके उल्टा है। द एलिमेंट्स ऑफ सच सेट्स कैन नॉट बी लिस्टेड एज द नंबर हैज नो लिमिट। इनकी कोई लिमिट नहीं होती। आगे एग्जाम्पल में आप देखिए, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स शुरू से शुरू करके अरबों करोड़ों अरबों तक चले जाएं, ख़त्म नहीं होंगे, लिहाजा इट इज़ एन इन्फिनिट सेट। उसके बाद है अ सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ फ्रैक्शंस। सारी फ्रैक्शंस, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, तो इसका मतलब है इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू इट, सो इट इज इन्फिनिट सेट। इसके बाद आगे एक और किस्म है नल सेट। नल सेट यानी जिसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। इसके 3 नाम हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसका मतलब वो सेट जिसकी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि 0 लिख के काटा हुआ है, नहीं, उसमें है ही कुछ नहीं, बस ब्रैकेट्स डाली हैं, बीच में कुछ नहीं है। दैट इज द नल सेट। मैं पढ़ता हूं यहां पे, अ सेट, इसको अंडरलाइन कर लें, अ सेट विद नो एलिमेंट्स इज एन एम्प्टी सेट। इतनी सी काफी है, डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। एम्प्टी सेट वो होता है, एम्प्टी का मतलब खाली, खाली सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल्स में दिए थे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। कहते हैं अ सेट ऑफ डॉग्स विद 6 लेग्स। कोई ऐसा सेट होगा जिसमें कुत्तों की 6 टांगें होती हैं? तो है ही नहीं, कोई दुनिया में ऐसा कुत्ता है ही नहीं है। अ सेट ऑफ स्क्वेयर्स विद 5 साइड्स। ऐसा स्क्वेयर की 4 साइड्स होती हैं, 5वीं साइड होती नहीं सकती। अ सेट ऑफ कार्स दैट हैव 200 डोर्स। 200 डोर्स वाली कार हो ही नहीं सकती। अ सेट ऑफ इंटीजर्स दैट आर बोथ इवन एंड ऑड। दोनों इवन एंड ऑड इंटीजर्स नहीं हो सकते, लिहाजा ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद सिंगलटन सेट और
singlet. A set consisting of a single or one element is called a singleton. Singleton set यानी उसमें एक एलिमेंट है, अब ब्रैकेट्स के बीच में एक दिया, जैसे ब्रैकेट शुरू 1 ब्रैकेट क्लोज, या ब्रैकेट शुरू टेबल ब्रैकेट क्लोज, तो ये सिंगलटन है, यानी एक सेट, एक एलिमेंट वाला है. इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, ये भी दो किस्में हैं और इनमें ज़रा सा फ़र्क है, ये क्या ख्याल करना है. इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल क्या है. इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन है, टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent sets, are equal in value if the number of elements in both the sets is the same. अगर नंबर एक ही जैसा है, यानी उसमें भी 5 हैं, उसमें भी 5 हैं, एक में दरख्त हैं, एक में वेजिटेबल्स हैं, लेकिन नंबर 5 ही हैं, 5 वेजिटेबल्स और 5 दरख्तों का सेट, ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इनके मेंबर्स जो हैं, इनके एलिमेंट्स जो हैं, उनकी तादाद बराबर है, ऑल्दो हैं वो डिफरेंट. ये जहन में रखिएगा कि वो डिफरेंट हैं, एक वेजिटेबल्स हैं, एक ट्रीज हैं, ट्रीज के नेम लिखे हैं, फिर वेजिटेबल्स के नेम लिखे हैं, तो वो उनकी तादाद बराबर है, लिहाजा वो इक्विवेलेंट सेट हैं. लेकिन इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, उसमें एग्जांपल भी देख लीजिए इक्विवेलेंट सेट की. 1 2 3 4, A is set of 4 numbers and B is set of the names of 4 months, अप्रैल मई जून जुलाई. अब ये इक्विवेलेंट सेट हैं, वो था 1 2 3 4 और ये है अप्रैल मई जून जुलाई. तो ये दोनों के जो मेंबर्स की तादाद है वो एक जैसी है, लिहाजा इक्विवेलेंट है. लेकिन इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल मुख्तलिफ है, इक्विवेलेंट और है, इक्वल और है. Two sets A and B are said to be equal if and only if they contain exactly the same elements. इनमें सिर्फ ये नहीं कि तादाद बराबर होनी चाहिए, बल्कि उनकी नेचर भी एक जैसी होनी चाहिए. एक ही जैसे एलिमेंट हों तो फिर वो कहलाएंगे इक्वल सेट्स. आगे की सफ़े पे पेज 8 पे देखिए, एग्जाम्पल दी होगी. जैसे लिखा है कि A is equal to 3 4 5 6 and B is equal to 6 4 3 5. अब ये बिल्कुल एक ही फिगर्स हैं, आगे पीछे करके दे दिए हैं, लिहाजा इनके एलिमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है, लिहाजा ये इक्वल सेट्स हैं. इक्वल के लिए ज़रूरी है कि तादाद भी बराबर हो, लेकिन वो चीज़ भी वही हो, जो एक में है वही दूसरे में है. उसके बाद आगे आ जाइए, सब सेट्स एंड सुपर सेट्स. तो इसके बारे में लिखा है कि इफ़ A and B are sets and every element of A is also an element of B, then A is subset of B and B is superset of A. अब ये है कि अगर A और B दो सेट हों और उन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हों, तो फिर A B का सबसेट होगा और B A का सुपरसेट होगा. रीडिंग एट पेज नंबर 8, सबसेट्स एंड सुपर सबसेट्स. Subsets and supersets. If A and B are sets and every element of A is also an element of B, then A is subset of B and it is denoted, दोबारा देखिए, it is denoted as A is superset of, A is subset of B. दोबारा पढ़ रहा हूँ, subsets and supersets, यहाँ से दोबारा शुरू कर रहा हूँ. At पेज नंबर 8 से देखिए, सबसेट्स एंड सुपरसेट्स. इफ A and B are sets and every element of A is also an element of B, then A is the subset of B. अगर A और B दो सेट लिखे हों और जो एलिमेंट A में है वही B में हो, तो फिर A जो है वो B का सबसेट होगा. और उसके लिए हम निशान ये वाला डालते हैं, यू अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, ऐसे A is subset of B, कभी कभी इसके नीचे लाइन में लगा देते हैं, और B इसका क्या है, वो सुपरसेट है, तो फिर उसको उल्टा लिखेंगे, B is superset of A, ऐसे लिखेंगे. अगर दो सेट्स हों और A सेट और B सेट और A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हों, तो फिर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सुपरसेट है. लेकिन अगर दो सेट्स हों A और B, A के सारे एलिमेंट्स B में हों लेकिन B में एक आध एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो, तो फिर हम कहेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B
but B is not subset of A. जी proper subset, proper subset. चौथी लाइन से पढ़िए आपको पूरी समझ आ जाएगी. If A is subset. If look at the book, यहाँ से देखिए जी, look at the book at page 8. If A is a subset of B, but A is not equal to B, there is at least one element of B that is not in A. Then A is also a proper subset of B, that is written like this, and B is proper subset of A, that is written like this. आगे बॉक्स में देखें, A is a proper subset of B only if every element of A is also in B, and there is at least one element in B that is not in A. यही बात मैंने जुबानी भी समझा दी है. अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. लाइए जनाब. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का अगला सवाल करने से पहले मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि आप बुक पे जाइए और पेज नंबर 11 जो एक्सरसाइज 1.2 के आगे है वहां पे समरी लिखी है. समरी में जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं वो तो हम कर चुके, पीछे हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसमें सम सिंबल्स ऑफ सेट्स जो है वो दिए हुए हैं. तो वो जो सिंबल्स हैं, जैसे ये दो ब्रैकेट्स हैं, फिर आगे है ई लिखा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. ई लिखकर क्रॉस किया है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू. आगे फिर वे एक उन्होंने सर्कल बना के उसको क्रॉस किया है. नल और एम्प्टी सेट की ये इसका सिंबल है. एम्प्टी सेट का ये सिंबल है कि इसमें कुछ नहीं है. उसके बाद ये है इज ए सबसेट. सबसेट का ये सिंबल है, और अगर ये इसके नीचे लाइन ना लगी हो तो इज ए प्रॉपर सेट, तो ये इसका सिंबल है. अगर इसको सबसेट के साइन को लिखकर या प्रॉपर सेट के साइन को लिखकर क्रॉस किया हो तो इसका मतलब इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ. और फिर अगर उसको उल्टा लिखा हो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया भी था, तो इसका मतलब होता है इज ए सुपर सेट ऑफ. और एन ए कंडीशनल नंबर ऑफ सेट ए. तो ये कुछ इस तरह का है. तो इसको पहले जहन में नशीन करना है, फिर वो सवाल हल करना है. सवाल ये है कि ये सेट्स दिए हैं A to I सेट्स हैं, और इसके बाद फिर इनकी बुनियाद पर कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि A B का क्या है, और A F का क्या है, B H का क्या है, H C का क्या है, G I का क्या है, F E का क्या है, F I का क्या है, D G इस तरह से है. अगर हम ये इनको देखें, A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to A B C D E, C is equal to A E I X, और D is equal to A E I O U, and E is equal to 3 4 5, and F is equal to 5 4 3, and G is equal to the vowels of the English alphabets, and H is equal to the first 5 letters of the English alphabet, and I is equal to the first 5 natural numbers. Now this sum is to be solved. Consider these sets, then fill in the blanks that follow. ये blanks बनाए हैं और इनके ऊपर ये सिंबल्स दिए जो हमने पेज नंबर 11 पे पढ़ लिए कि ये क्या है. ये इक्वल या इक्वलेंट का है, ये नॉट इक्वल या नॉट इक्वलेंट का है, ये सबसेट का है, ये नॉट, ये क्या है, ये सुपर सेट का है, ये सुपर सेट का है, और ये किसका है, ये सबसेट का है, ये प्रॉपर का है, और ये नॉट प्रॉपर का है. तो इसके ऊपर वो क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए था. अच्छा चले. तो अब ये देखिए कि अब सेट ए ये है 1 2 3 4 5, सेट बी है ए बी सी डी ई, सेट सी है ए ई आई एक्स, और सेट डी है ए ई आई ओ यू, और सेट ई है 3 4 5, और सेट एफ है 5 4 3, और सेट जी है द वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, और H है the first 5 letters of the English alphabet, और I है the first 5 natural numbers. अब इनको सामने रख के A और B में क्या रिलेशन है. A है 1 2 3 4 5, और B है A B C D E. ये सारे के सारे इनकी तादाद बराबर है, लिहाजा इक्वलेंट का निशान आएगा कि ये इक्वलेंट है. इक्वलेंट का मतलब वो सेट होता है जिनके दोनों की तादाद बराबर हो, बेशक वो डिफरेंट हो. अब A और F का आपस में क्या ताल्लुक है. A क्या है 1 2 3 4 5, और F क्या है 5 4 3. तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, लिहाजा A इज सबसेट ऑफ F. उसके बाद है
बी और एच का आपस में क्या ताल्लुक है? बी ए बी सी डी ई है और एच क्या है? द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। तो ये बिल्कुल एक ही सेट हैं, क्या कहेंगे? इक्वल सेट है, इक्वलेंट है, इक्वल है, बल्कि ये ट्रू इक्वल है क्योंकि एक ही चीज है। वो इक्वलेंट था लेकिन इन दोनों का सिंबल एक ही है। उसके बाद है एच और सी का आपस में क्या ताल्लुक है? एच में क्या है? द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, और सी में क्या है? ए ई आई एक्स। तो वो है सबसेट है, एच इज सबसेट ऑफ सी। उसके बाद है जी और आई का आपस में क्या ताल्लुक है? जी में द वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स और आई में द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब है वो भी 5 होते हैं, वो भी 5 होते हैं, तो ये इक्वलेंट सेट है। एफ और ई का आपस में क्या ताल्लुक है? एफ 5 4 3 और ई 3 4 5, तो ये इक्वल सेट्स हैं, इक्वल। उसके बाद एफ और आई का क्या है? एफ में है 5 4 3 और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये सब सेट है उसका। एफ इज सबसेट ऑफ आई। डी और जी का आपस में क्या ताल्लुक हुआ? डी में है ए ई आई ओ यू और जी द वॉल्स, ये इक्वल है, तो द वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, तो उधर वो दिए हुए, इधर उसका डिस्क्रिप्टिव दिया है, एक ही चीज़ है। सी और आई का क्या ताल्लुक है? सी ए ई आई एक्स है और आई में क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू। उसके बाद आई और ए का आपस में क्या ताल्लुक है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आई में हैं और ए में क्या है? 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल है। ई और ए का आपस में क्या ताल्लुक है? 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो ये सब सेट है, ई इज सब सेट ऑफ ए। और जी और ए का आपस में क्या ताल्लुक है? ए में है 1 2 3 4 5 और जी में है द वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, तो ये इक्वलेंट सेट है, इक्वलेंट। 5 5 ही होते हैं वो। ये तो हो गया ये। अब उसके बाद कुछ रह गया जी, एक सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, और दैट इज राइट प्रॉप ए और बी के जितने मुमकिन सबसेट्स बन सकते हैं वो दिए जाएं। राइट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि जो एलिमेंट एक सेट में हो, अगर वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो तो वो उसका सबसेट होता है। ए के पॉसिबल सबसेट्स कितने बन सकते हैं वो हमने यहाँ देखना है। वो सारे बना दिए हैं। ए के एलिमेंट्स को देखिए। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं? ये नहीं करना रिकॉर्ड, अब यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। ए इज इक्वल टू 2 3 6 8। इसके पॉसिबल सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन ये है कि जो ए में है वही अगर दूसरे सेट में हो तो वो उसका सबसेट होता है। तो इसके कितने बन सकते हैं? पहले तो हर एक का इंडिविजुअल ले लें, सिंगलटन। 2 3 6 8 एक एक ले लिया, फिर 2 2 ले लें। 2 3 ले लिया, 2 के साथ फिर 6 ले लिया, 2 के साथ फिर 8 ले लिया, फिर 3 के साथ 2 ले लिया, फिर 3 के साथ 6 ले लिया, फिर 3 के साथ 8 ले लिया, यानी 2 2 इकट्ठे कर दें। फिर 6 के साथ 2, फिर 6 के साथ 3, फिर 6 के साथ 8, फिर 8 के साथ 2, फिर 8 के साथ 3, फिर 8 के साथ 6। इस तरह से इतने सबसेट्स इसके बन सकते हैं जो कि ए है। और बी में पी क्यू आर एस है। इसके पहले तो सिंगल सिंगल ले ले, एक पी हो जाएगा, फिर एक क्यू हो जाएगा, फिर एक आर हो जाएगा, फिर एक, ये सिंगल टर्न सेट्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर ये आर के दो क्यों लिए? पी क्यू आर, फिर एक दफा आर आ गया। हाँ, एस नहीं है, वो उसने एस लिखा था। अब देखिए पी की अगला है बी। बी इज पी क्यू आर एस। एक पी हो गया, क्यू हो गया, एक आर हो गया, एक एस हो गया। उसके बाद फिर पी के साथ एक एक लेते जाएंगे। ये वाला ले लिया, उसके साथ पहले एक लिया, फिर उसके बाद दूसरा लिया, फिर उसके बाद इसके साथ तीसरा लिया। तो पी क्यू, पी आर, पी एस और क्यू पी। उसके बाद फिर आपने क्यू ले लिया, क्यू के साथ पहले आर आया, फिर एस आया, फिर पी आया और फिर आर क्यू आ गया। फिर उसके बाद आर के साथ आपने लिया आर क्यू, आर एस, एस पी, एस क्यू और आर। ये 2 दफा है ना। चले, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि
वो तमाम एलिमेंट्स जो एक सेट में पाए जाते हैं अगर वो दूसरे में भी पाए जाते हों तो वो उसका सब सेट होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जितने एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल सिंगल लिखते जाएं तो वो उसके सब सेट बन जाएंगे, फिर दो दो को मिला के लिखते जाएं तो वो उसके सब सेट बन जाएंगे। ये इतना आसान है और इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको बार बार करने को दिल करता है। असल बात यह है कि आप इसको सॉल्व करें, समझें, डेफिनेशंस याद करें जो आपको बुक के ऊपर से पढ़ाई गई हैं, उन डेफिनेशंस को मोटा मोटा अपनी नोटबुक पे नोट करें, एक्सरसाइज को एक से ज़्यादा दफ़ा सॉल्व करें, एक दफ़ा सॉल्व करें फिर दूसरी दफ़ा सॉल्व करें, देखें कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसके नीचे आपके टीचर का, HOD का, आपके टीचर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो आ रहा है। वो जो व्हाट्सएप नंबर है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस पर अपना वॉइस मैसेज भेजें। कॉल करेंगे तो कोई अटेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, वॉइस मैसेज भेजेंगे तो वॉइस मैसेज के जवाब में बात एक्सप्लेन करके आपको वॉइस मैसेज किया जाएगा या आपको उसकी तस्वीर खींच कर उसको एक्सप्लेन करके उसकी तस्वीर खींच के भेजा जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमसे पूछ लें, लेकिन यह है कि आपको बार बार करना चाहिए ताकि आपको ये आ जाए। ये है इन 15 दिनों का आपका मैथमेटिक्स का काम जिसे आपको करना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ 6-7 घंटे पढ़ा करें, जिसमें रोज़ाना मैथमेटिक्स को 1 आवर डेली दें, ताकि मैथमेटिक्स जो है कम से कम 1 आवर, उससे ज़्यादा दें तो अच्छा है, इतना दें तो फिर आप मैथमेटिक्स को कर सकेंगे। मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई नहीं है अगर कोई इसको करे तो। अगर उसको करना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तो फिर उसमें वो सबसे मुश्किल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।